इससे पहले वाले में हम लोगों ने निकाला था कि थर्मल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हीट का। और वो इक्वेशन थर्मल इक्विवेलेंट जो हमारा आया था जिसको आर कहे थे, आर जो था इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, आर जो है ये हमारा इक्वल टू था एक्स बाई के इंटू ए होता। ये हमने ये रिलेशन डिस्कस किया था। आज हम इसके एप्लीकेशन पे थोड़ा बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है सीरीज कनेक्शन का पहले हम बात करते हैं। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, ये हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक रॉड है, मान लीजिए इस तरह से चारों तरफ इसका यहां से यहां तक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सेम है। और एक एंड इसका जो है मान लीजिए कि ये हमारा टेम्परेचर T1 पे है, दूसरा एंड जो है ये T2 पे है। एक्चुअली इनफैक्ट ये दो रॉड है यहाँ पे, ये कनेक्टेड है। ये रॉड नंबर ए है मान लीजिए, और ये बी है रॉड, और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया गया है। रॉड बी को रॉड ए से ज्वाइंट किया गया है, और इस ज्वाइनिंग पॉइंट का टेम्परेचर मान लेते हैं कि टी। ज्वाइनिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है ये आपका टी है, ज्वाइनिंग पॉइंट का टेम्परेचर। और इसका थर्मल रेसिस्टेंस जो है R1 है, और इसका मान लेते हैं थर्मल रेसिस्टेंस R2 है। अब इस R1 एंड R2 का हम लोग जो है इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं कि जब इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस व्हेन दीज टू रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों रॉड को जब आप सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं तो इसका थर्मल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा इसका R1 एंड R2 का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम बात करेंगे सिर्फ एसटीडी स्टेट कंडीशन। एसटीडी स्टेट कंडीशन, एसटीडी स्टेट कंडीशन का मतलब बताए थे कि आपको जो हीट का फ्लो है ये हर पॉइंट पे एक ही होगा, यानी कि डी क्यू बाई रेट ऑफ हीट फ्लो dt, ये क्या है, सेम है फॉर ऑल पॉइंट ऑन द रॉड। रॉड के हर पॉइंट पे ये आपका क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या है, ये सेम होगा। जिसको इसी को हम क्या कहते थे, दिस इज कॉल्ड आई, जिसको हम लोग थर्मल करंट कहे हैं। आगे चल के इलेक्ट्रिक करंट को भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे, इसको थर्मल करंट कहेंगे। तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ यहाँ जब स्टेडी स्टेट को हो जाएगा तो ये वाला टर्म जो है हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम हो जाएगा। एवरी पॉइंट दिस टर्म डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल। तो अब हमको इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, थर्मल रेसिस्टेंस एक्चुअली, वो निकालना है। तो ये मान लीजिए यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें, इस दोनों पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक बात करें अगर हम, तो I इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विच विल बी इक्वल टू, ये हम पढ़े थे इसको जो है, इस लॉ को, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको क्या कहते हैं, दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर T2 जो है T1 से लेस देन है, यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तभी इसका हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है। तो इसको लिखे थे, क्या लिखे थे, अगर वो रिलेशन अगर याद हो तो ये क्या आता था, T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा इसका थर्मल रेसिस्टेंस। यही रिलेशन हम फाइनली डेराइव करके इस लॉ को लिखे थे, जिस लॉ को क्या कहते थे, इसको टेम्परेचर क्या कहते थे, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते थे इसको। और इसको जो है थर्मल कंडक्टिविटी, के को थर्मल कंडक्टिविटी एक के कांस्टेंट, ये सारा चीज हमने पहले डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। आज इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं। ये टर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए हो गया। फिर जब हम यहाँ से यहाँ यूज करेंगे इसी लॉ को,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विच इज ऑल्सो, अगर हम करंट की बात करें इसमें, यहां से इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स T1 माइनस टी विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई R1। इसको ऐसे एक इक्वेशन देके इसको छोड़ देते हैं, T1 माइनस, यहीं से आ गया। अब जब हम यहां से यहाँ रॉड बी के लिए बात करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T माइनस T2। इसको हम आगे जो है जब इलेक्ट्रिक सर्किट में बताएंगे तो उसको पोटेंशियल से रिलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट। तो इनफैक्ट ये टर्म आगे चल के पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, यही टर्म पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट, ओम्स लॉ यही है। तो अब इसको बी रॉड के लिए जब हम यूज करेंगे फॉर बी पोर्शन, तो इसमें जब आप बी रॉड के लिए जाएंगे फॉर रॉड बी, what we can write I equal to T minus T2 divided by R2, and from here we can write T minus T2 equal to I multiplied by R2, क्योंकि करंट दोनों में, थर्मल करंट क्या है, दोनों में सेम है, थर्मल करंट दोनों में सेम है। अब क्या करिए, इस दोनों जो इक्वेशन है जिसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए खाली। जैसे ही आप इस दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहां से I इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको हम लिख देते हैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R, वेयर R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस हो गया। ये देखिए कि ये आपका कहां से कहां तक आ गया, T1 माइनस T2 बाई R आया है। तो T1 माइनस T2 बाई R का क्या मतलब है, यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर, यानी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो गया। यही हमारा I निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम टोटल रॉड की बात करें तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज T1 माइनस T2, या इसको टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस है, आगे चल के पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये। तो ये दोनों क्या होगा, सीरीज में जब रॉड कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस निकालते हैं हम सीरीज पैरेलल से, बिल्कुल आइडेंटिकल आया ये, यानी कि ये आर इक्विवेलेंट हमारा ये हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ कनेक्शन है, अगर और भी है तो ऐसे ऐसे इसमें ऐड हो जाएगा, इसको कहते हैं सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या होगा कि हीट फ्लो क्या होगा, ये सेम होगा, हीट फ्लो विल बी सेम, हीट फ्लो आपका सेम हो जाएगा, इसमें हीट फ्लो में कोई चेंज नहीं होगा सीरीज कनेक्शन के लिए। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो पैरेलल कनेक्शन की जब हम बात करेंगे तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा आपको, दूसरा हमारा है पैरेलल कनेक्शन, नेक्स्ट वन इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रॉड, कनेक्शन ऑफ रॉड, रॉड का पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का क्या मीनिंग है, ये मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड ऐसे है, दूसरा हम जो है क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा इसमें ऐसे करिए, यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके का, ये दो रॉड जो है ये बीच में, इनफैक्ट ये दो रॉड है ऐसे, ये दो रॉड है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, ये दो रॉड है। इसको क्या किए हैं, बाहर हमने यहां से यहां तक
इस रॉड को यहाँ थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल से, मान लीजिए अल्युमिनियम है, थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल से इसको हमने दोनों रॉड को, एक रॉड ये है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक रॉड हो गया, ये दूसरा रॉड हो गया ये। उसी तरह से यहाँ जो है थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल से हम जो है इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिए इस तरह से, और इसको टेम्परेचर रखा T1, इसका टेम्परेचर रखा T2, और ये वाला रॉड हमारा मान लीजिए कि आपका ये रॉड A है एंड दिस इज रॉड B, ये B रॉड, इसका थर्मल रेसिस्टेंस जो है R1 है और इसका थर्मल रेसिस्टेंस R2 है। ये दो चीजें हमने इसमें रख दिया। अब देखिए ये रॉड, ये जो है रॉड A, इसका एंड पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है? T1 एंड T2 से। यहाँ भी टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये एंड पॉइंट इसका रॉड A का T1 से कनेक्टेड है और T2 से। उसी तरह B का पूछा जाए तो ये भी कहाँ से कनेक्टेड है? T1 एंड T2 से। इसका भी एंड पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है? T1 एंड T2 से ही कनेक्टेड है इसका भी। इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? इसमें सेम है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो है सेम है इसमें। तो ऐसा कंडीशन हो, सेम टेम्परेचर डिफरेंस जब मेंटेन करेंगे बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड, तो ऐसे कनेक्शन को इफ टेम्परेचर डिफरेंस is same for both the rod, the connection is called parallel. The connection is called parallel connection. इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। अगर दोनों रॉड जो है आपका सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे है तो इसको हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन है। अब क्या करेंगे, जब दोनों का हमारे पास, अब इसमें पैरेलल टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो गया, तो अब इसमें जो हीट का फ्लो होगा, इसमें ये मान लीजिए I1 है, ये मान लीजिए I2 है, इसमें अलग अलग हीट का फ्लो होगा। सो I1 विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1 एंड I2 will be equal to T1 minus T2 डिवाइडेड बाई R2, क्योंकि दोनों का क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस सेम है बट रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो अब इसमें हम टोटल I अगर निकालेंगे, सो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, I1 का वैल्यू ये डाल दीजिए और I2 का वैल्यू ये दूसरा वाला डाल दीजिए। I1 का वैल्यू ये वाला डाल दीजिए इसमें, और I2 का वैल्यू ये वाला डाल दीजिए इसमें। I2 का वैल्यू जब ये दोनों डालेंगे तो देखिए T1 और T2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, T1 माइनस T2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये टर्म को अगर यहाँ छोड़ दें, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा करंट जो है वो क्या आया, 1/, इसको ऐड 1/R1 प्लस 1/R2। दूसरे पेज में ले चलते हैं, ये रिलेशन हमारा आया I इक्वल टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा रिलेशन आया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/R, so I will be like this, so 1/R, where 1/R equal to 1/R1 plus 1/R2, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब दो रॉड ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है आपके पास इस तरीके से, ये एक रॉड हो गया, दूसरा रॉड ऐसे हो गया, ये दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है यहाँ से यहाँ तक, तो इस कंडीशन में ये T1 और T2 है,
तो इसका रेसिस्टेंस अगर R1 है, थर्मल रेसिस्टेंस इसका R2 है, तो इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका टेम्परेचर मस्ट बी सेम, इसमें टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इसका जो थर्मल करंट था I1 और इसका थर्मल करंट था I2, दोनों को ऐड करके ये हमने रिलेशन डेवलप किया, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है। जैसा कि आपका रेसिस्टेंस में होता है पैरेलल में कनेक्शन, वैसा ही थर्मल रेसिस्टेंस भी होता है। जैसे रेसिस्टेंस सीरीज में होता है वैसे ही थर्मल रेसिस्टेंस भी सीरीज में ऐसे ही होता है। अब एक लॉ इसमें और बचा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो हम आपको बताते हैं। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है जिसका सरफेस एरिया, सपोज करिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी है जिसका सरफेस एरिया मान लीजिए ए है। कोई बॉडी है, जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसका सरफेस का एरिया ये ए है। ये मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका सरफेस एरिया ए है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है, यानी कि ये केल्विन में है, इसका यूनिट जो है इसका केल्विन है। और इस बॉडी का ये टेम्परेचर है, इस बॉडी का टेम्परेचर इसको अंदर लिख देते हैं। ये बॉडी जो है टी टेम्परेचर पे है, सरफेस एरिया ए है, टेम्परेचर टी है, और इसके चारों तरफ बाहर में मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर, सरफेस एरिया ए एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका है टी। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ये है आपका टी है, और इसके बाहर जो सराउंडिंग दिख रहा है इसका टेम्परेचर मान लीजिए टी नॉट है। सराउंडिंग जो है, जो टी नॉट जो है ये है सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर ये टी नॉट, एंड टी नॉट इज लेस देन टी भी है, टी से ये छोटा भी है ये। तो इसमें ये कहता है कि जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस होगा, रेट ऑफ हीट लॉस, यानी जब ये हॉट बॉडी रखेंगे आप किसी कूल सराउंडिंग के, यानी जिसका टेम्परेचर कम है, तो ये बॉडी क्या करेगा, हीट जो है रेडिएट करता है, और वो जो हीट का जो रेडिएशन होगा, जो कितना हीट जो है वो लॉस करेगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पे। यानी कि हीट लॉस जो है, टेम्परेचर जो है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पे ये डिपेंड करेगा। यानी कि इसका मतलब है अगर टेम्परेचर डिफरेंस ये दोनों का टी एंड टी नॉट का स्मॉल हो, फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपका स्मॉल हो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी, रेट ऑफ कूलिंग का क्या मतलब है, इसका टेम्परेचर अभी टी है, तो ये रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है dt/dt। ये रेट हो गया, टाइम से डिफरेंशिएट है, ये ऊपर का टेम्परेचर है, तो ये कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू -b इंटू a एंड t माइनस टी नॉट। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कि जो कूलिंग होगा बॉडी का, उसका जो टाइम होगा, टाइम के साथ जो कितना फास्ट होगा या स्लो होगा, ये रेट ऑफ कूलिंग कहलाता है, dt/dt। ये t इज द टेम्परेचर एंड दिस t इज टाइम, ये ध्यान रखिए, ये टाइम है, और एक है दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। अब इसमें ये होता है कि मान लिया जाए कोई बॉडी अगर हायर टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ये मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 100 से अगर ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसको 2 मिनट का लग जाता है टाइम, ये 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर इसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड जाना पड़ेगा, तो ये टाइम बड़ा होके फॉर एग्जाम्पल ये 2 मिनट से बड़ा होगा। ये मान लीजिए जो भी हो ग्रेटर देन 2 मिनट लगेगा इसको। यानी कि इस समय हायर 10 डिग्री का यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस 10 डिग्री का ही है, लेकिन कूलिंग का जो रेट होगा हायर टेम्परेचर का बॉडी अगर है, तो उसका कूलिंग का रेट क्या होगा, हायर होगा, यानी जल्दी वो कूल करेगा। अब उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस अगर लाना है, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस पे अगर हम बात करेंगे, तो इसके कूलिंग में जो है आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। यही कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी मान लीजिए कि अगर आपने कभी चाय लाए, अगर एक कप में चाय ला करके किसी को सर्व करना है, अगर चाय है कप में रखा हुआ है, तो अगर ये चाहते हैं आपकी ये चाय ज्यादा देर तक जो है, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया इंटरनेट। मान लीजिए कि बकेट में आपने पानी डाला, और ये जो है पानी जो है बकेट में मान लिया यहाँ पे ये था 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक में जो है हमने इसमें क्या किया, थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया इसमें, ये 50 डिग्री पे था। अब इसको जो है जब मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया, मान लिया ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए तो हम नहाने के लिए हमारे लिए नॉर्मल पानी हो जाएगा, ठीक है 30 डिग्री तक हम नहा सकते हैं। तो ये 40 से 30 आने में इसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इसको हम जो है कि 50 डिग्री पे रखे हुए हैं, और 50 से 40 डिग्री अगर ये आ गया आने में, इसको टाइम जो है कम लगेगा 50 डिग्री टू 40 डिग्री आने में, लेकिन 40 से 30 डिग्री आने में टाइम इसको ज्यादा लगेगा। यही कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कि अगर टेम्परेचर हायर है तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा, यानी कि फास्ट कूलिंग होगा बॉडी का। और अगर वो टेम्परेचर का डिफरेंस कम है तो कूलिंग भी आपका स्लो हो। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए, ये तो हमने एब्सोल्यूट स्केल पे लिया था, या बी क्या है यहाँ कांस्टेंट है, और ए क्या है इसका सरफेस एरिया है। तो जो कूलिंग होगा वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस पे। सरफेस एरिया अगर बड़ा कर देंगे तो कूलिंग फिर फास्ट हो जाएगा। जैसे कि खाना लेकर के अगर किसी हम बर्तन में ये बड़े बर्तन में डाल दें और एक ये छोटे बर्तन में अगर हम डालें, तो यहाँ कूलिंग ज्यादा फास्ट हो, ये कूलिंग जो है यहाँ फास्ट होगा। एरिया अगर बड़ा हो गया तो कूलिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो और यह छोटा है तो यहाँ स्लो होगा, यहाँ स्लो कूलिंग। ये टेम्परेचर हमारा किस में है, एब्सोल्यूट स्केल में है। और अगर डिग्री सेल्सियस भी रख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस बी ए इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस में, वेयर थीटा एंड थीटा नॉट आर इन डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केल्विन में है ये डिग्री सेल्सियस में, दोनों रिलेशन आपको एक ही देगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ टाइम as the difference in temperature is same for absolute and celsius scale। टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है ना सेल्सियस में और एब्सोल्यूट में, दोनों में सेम होता है। क्यों सेम होता है ये बता चुके हैं हम पहले, यानी 273 है, इसमें 10 डिग्री ऐड कर दीजिए। मान लिया जाए ये 10 डिग्री टेम्परेचर पे था,
तो सेल्सियस में था 270 ऐड कर दिया तो ये केल्विन में आ गया। दूसरा कोई टेम्परेचर है, मान लिया जाए कि टी नॉट है, तो ये है आपका 270 प्लस मान लीजिए कि वो 5 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 5 डिग्री पे था मान लेते हैं, और ये 10 डिग्री है मान लेते हैं। तो इसको एब्सोल्यूट में बदलने के लिए 10 ऐड करेंगे, यहाँ 5 ऐड करेंगे, और इस दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये 273 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 5 केल्विन बचेगा। अगर आप डिग्री का भी डिफरेंस निकालते, 10 माइनस 5 करते, तभी भी 5 ही आता। इसीलिए एब्सोल्यूट स्केल में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का वो, या सेल्सियस में जो है, ये दोनों जो है ये सेम ही होता है। और इस b इंटू ए को क्या करते हैं, जो कांस्टेंट देख रहे हैं उसको जो है हम सिंपली k से डिनोट कर देते हैं। डी थीटा बाई डी टी इज ऑल्सो नोन एज माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर k इक्वल टू b इंटू ए है। यही आपका है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इस पे न्यूमेरिकल जो है ये हम